Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do order 2 of CPC frame of suit. ये बड़ा important order है. इसमें हमें ये बताया गया कि जो हमने सूट फाइल करना है कोर्ट में उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कि क्या कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, रिलीफ से रिलेटेड बताया गया कि क्या हमने जितने भी रिलीफ हैं उनको क्लेम करना है या कुछ को क्लेम करना है. सो ये सारी बातें एक सूट से रिलेटेड जो हमने फाइल करना है इस ऑर्डर 2 में बताई गई हैं. सो रूल 1 फ्रेम ऑफ सूट. अब ये एक जनरल रूल है. रूल 1, एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड कि जितने भी सूट्स हमने फ़ाइल करने हैं ना कोर्ट में, हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि उनको ऐसे फ्रेम करें सो एज़ टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट, कि जितने भी डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सब से रिलेटेड ग्राउंड्स हम उस सूट में फ्रेम करें ताकि कोर्ट उन पे फाइनल डिसीजन दे सके. एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग दैम, और फर्दर लिटिगेशन को प्रिवेंट किया जा सके. ऐसा ना हो कि जितने भी सब्जेक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं एक सूट में उनसे रिलेटेड कुछ बातें आप कर दें और कुछ को आप विदहेल्ड कर लें और उनसे रिलेटेड फिर जाके नया सूट फाइल करें. सो फर्दर लिटिगेशन को रोकने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ग्राउंड्स हैं वो एक ही सूट में दे दो ताकि वो एक दफ़ा ही डिसाइड हो जाए. ऐसा ना हो कि बार बार आप मुख्तलिफ एक ही मैटर से रिलेटेड आप बार बार नए सूट फाइल करना शुरू कर दो. सो ये जनरल रूल था रूल 1. सब रूल 2, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम. अब इसमें ये बताया गया है कि हेडिंग में कि जितने भी क्लेम्स हैं ना वो सारे एक ही सूट में कर लो. सब रूल 1, अब ये रूल 2 का सब रूल 1 है. एवरी सूट शैल इंक्लूड, अब यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं इस ऑर्डर में अभी तक शैल के, यानी मैंडेटरी है, लाजमी है, आपके पास चॉइस नहीं है प्लेंटिफ के पास. यहाँ पे कह रहे हैं एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल क्लेम विच द प्लेंटिफ इज़ एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन. कह रहे हैं कि जो भी कोई आपकी कॉज ऑफ एक्शन है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्लेम्स बनते हैं ना वो एक ही सूट में आप कर लो. ये मेन जनरल रूल बता रहे हैं, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए. सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जितना भी क्लेम बनता है ना आपका वो सारा कर लो, उसको पार्ट्स में नहीं करना. बट अ प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. लेकिन प्लेंटिफ के पास ये चॉइस है कि वो अपने क्लेम का कोई पोर्शन जो है उसको रिलिंक्विश कर सकता है, उसको वेव कर सकता है, उससे दस्तबरदार हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने सूट को किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ला सके. पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन फॉर एग्जांपल, उसमें उसमें अपने सूट को लाने के लिए एक प्लेंटिफ अपने जो क्लेम है उसका कुछ पोर्शन वो रिलिंक्विश कर सकता है. अब इसकी अगर एग्जांपल देखें, फॉर इंस्टेंस एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कोई 50 लाख रुपए का उधार दिए थे और उसका क्लेम है कि वो 50 लाख रुपए उससे वापस लेना चाहता है. इसके रिगार्डिंग वो सूट फाइल करना चाहता है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 50 लाख की जगह 20 लाख का सूट फाइल कर दे और 30 लाख के रिगार्डिंग वो नया सूट फाइल कर दे किसी और अदालत में जाके. कॉज ऑफ एक्शन सेम है, सेम डिफेंडेंट है जिससे उसने ये क्लेम लेना है, तो उसको चाहिए कि एक ही सूट फाइल करे जिसमें वो 50 लाख क्लेम कर ले. पार्ट्स में वो नहीं कर सकता, ये मेन है. अगर वो, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन इस रूल 1 का था, सब रूल 1 का, उसमें ये कहा था कि अगर प्लेंटिफ चाहे तो किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए वो किसी पार्ट को रिलिंक्विश कर सकता है. लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस वो 50 लाख का क्लेम है, उसका 50 लाख का प्लेंटिफ सूट फाइल करना चाहता है, लेकिन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 40 लाख रुपए है, और तो इसलिए वो 40 लाख का अगर सूट फाइल करता है कि मेरा सूट इसी कोर्ट में लग जाए. अगर 40 लाख से ऊपर का सूट फाइल करना है तो आपको फॉर इंस्टेंस अपर कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा, लेकिन वो प्लेंटिफ कहता है नहीं, मैं निचली अदालत में ही सूट फाइल करना चाहता हूँ. तो इस सूरत में वो 40 लाख तक का क्लेम भी कर सकता है. लेकिन ये अधूरी बात है, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है सब रूल 2 में. सब रूल 2 क्या कह रहा है देखें, याद रखना है
पहले पार्ट में ये कहा गया है कि होल क्लेम आपने करना है सूट में प्लेंटिफ ने, बट उसके पास एक चॉइस है कि वो कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन में लाने के लिए अपने किसी पार्ट को रिलिंक्विश कर सकता है। अब ये सब रूल 2 भी इसी से अटैच है और सब रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, कि अगर किसी क्लेम का कोई पार्ट रिलिंक्विश कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस, दो बातें कर दी गई हैं, या तो प्लेंटिफ ने ओमिट कर दिया हो, गलती से उससे रह गया हो, या फिर उसने जानबूझ के किसी क्लेम के पार्ट को रिलिंक्विश किया हो, उससे दस्तबरदार हुआ हो। तो इन दोनों सूरतों में एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड। तो यहाँ पे सब रूल 2 में उन्होंने कह दिया कि भाई अगर तो आपने इंटेंशनली रिलिंक्विश किया किसी पार्ट को अपने एक होल क्लेम के, या फिर वो आपसे ओमिट हो गया, गलती से भी रह गया, तो फिर आप बाद में उससे रिलेटेड सूट फाइल नहीं कर सकते हो। सो सब रूल 1 में जो बात की थी ये उसी को फर्दर आगे लेके जा रहा है कि एक दफ़ा ही क्लेम कर लो, ये पार्ट्स में नहीं आपने करने क्लेम। सो इस जैसे हमारी वो एग्जांपल चल रही थी कि 50 लाख का उसने सूट फाइल करना है, लेकिन अगर उसने 40 लाख का सूट फाइल कर दिया है और इसके बाद अब उसने 10 लाख से वो दस्तबरदार हुआ, रिलिंक्विश हुआ या ओमिट हुआ, उससे गलती से रह गया, तो बाद में वो 10 लाख के रिगार्डिंग सूट नया नहीं फाइल कर सकता कि जी अब मुझे ये 10 लाख भी दिलवाओ। वो प्रोहिबिटेड है, वो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। देखें हमने सेक्शन 12 पढ़ा था सीपीसी का, ये तो ऑर्डर 2 है ना। सेक्शन 12 में पार्ट 1 बार ऑफ फर्दर सूट, अब ये अगर हम देखें तो उसका सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट, उसका सब सेक्शन 1 क्या कह रहा था, वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर 2 का रूल 2 का सब रूल 2 है, ये बार कर रहा है जो सेक्शन 12 की सब सेक्शन 1 की बार थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। फर्दर वो सूट नहीं फाइल कर सकेगा क्योंकि उसने रिलिंक्विश किया या ओमिट किया किसी क्लेम को। नाउ सब सेक्शन 3 ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तो किसी के पास सेवरल रिलीफ्स थे लेकिन उसने अगर कोई उनमें से ओमिट कर दिया रिलीफ को, तो फिर फर्दर क्या होगा। देखें समटाइम्स आपके पास एक टाइम में एक सूट में एक कॉज ऑफ एक्शन पे काफ़ी सारे आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, उसके साथ आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। तो ये उससे रिलेटेड बात कर रहा है। अ पर्सन शेल एंटाइटल्ड a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action। cause of action सेम होनी चाहिए, उस पे आप बहुत सारे अगर रिलीफ क्लेम कर सकते हो। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ। तो ये प्लेंटिफ के पास ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर एक कॉज ऑफ एक्शन पे उसके पास एक से ज़्यादा रिलीफ है तो वो किसी एक रिलीफ को क्लेम कर सकता है या एक से ज़्यादा रिलीफ क्लेम कर सकता है। बट लेकिन आगे यहाँ पे कह रहे हैं बट इफ़ ही ओमिट्स, लेकिन अगर उसने ओमिट कर दिया एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट टू सू फॉर ऑल सच रिलीफ्स ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। देखें अब इस सब रूल 3 जो है इसमें भी यही बात की गई है कि एक पर्सन के पास एक कॉज ऑफ एक्शन पे अगर एक या एक से ज़्यादा रिलीफ है तो ये उस प्लेंटिफ की चॉइस है कि वो एक रिलीफ कर ले या सारे रिलीफ का क्लेम कर ले। लेकिन अगर उसने एक रिलीफ का क्लेम किया और बाकियों को फॉर इंस्टेंस उसने ओमिट कर दिया है तो बाद में वो उन रिलीफ से रिगार्डिंग सूट फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर उस पर सेक्शन 12 की बार लग जाएगी कि आपने एक दफ़ा क्यों नहीं वो रिलीफ क्लेम किया। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड अंदर यूज़ हुआ था एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट, लेकिन अगर तो उसने कोर्ट से इजाज़त ली थी
तो इस सिचुएशन में वो कर सकेगा। अब यहाँ पे अगर हम इलस्ट्रेशन देखें अगर किसी पर्सन ने सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल किया है तो वो डिक्लेरेशन का उसमें रिलीफ मांग रहा है, प्लस उसके साथ वो पोजेसन का रिलीफ भी मांग रहा है, प्लस उसके साथ वो मेजने प्रॉफिट जिसको मीन प्रॉफिट भी कहते हैं उसका रिलीफ भी क्लेम कर सकता है। उसके पास 3 रिलीफ हैं कि फॉर इंस्टेंस किसी का घर पे किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो पहली बात वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल करता है, डिक्लेरेशन का रिलीफ, प्लस वो कहता है मुझे पोजेसन भी लेके दो, पोजेसन का रिलीफ, प्लस वो कहता है अगर इसने जितना अरसा मेरे घर को यूज़ किया और इससे बेनिफिट लिया मुझे वो भी दिलवाओ, मेजने प्रॉफिट। सो ये 3 रिलीफ थे उसके पास। लेकिन अगर उसने सिर्फ सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल कर दिया और पोजेसन नहीं क्लेम किया, वो रिलीफ उसने ओमिट कर दिया, प्लस मेजने प्रॉफिट उसने क्लेम नहीं किए, वो रिलीफ ओमिट कर दिया, तो सब रूल 3 के अंडर ये नहीं हो सकता कि अगर उसका सूट फॉर डिक्लेरेशन सिर्फ उसने फ़ाइल किया था और वो डिक्री हो गया तो उसके डिक्री होने के बाद वो नया सूट फाइल कर दे कि जी सूट फॉर पोजेसन मुझे पोजेसन भी लेके दें। उसके डिक्री होने के बाद फिर उसने एक और सूट फाइल कर दिया कि सूट मुझे जी इनसे वो मेजने प्रॉफिट भी लेके दें जितनी देर इसने बेनिफिट उठाया मेरी प्रॉपर्टी से। सो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, एक सूट फाइल कर रहे हो, एक या एक से ज़्यादा रिलीफ हैं, सारे आप मांगना चाहते हो मान लो, ये बारी बारी आपने बार बार उठ के नहीं आना कि अब मुझे ये भी दे दो, अब मुझे ये भी दे दो। सो ये था। अब यहाँ पे क्लेम भी अगर आपने करना है तो पूरा क्लेम करो, अगर छोड़ोगे तो बाद में नहीं फिर आप क्लेम कर सकते। सेम वे अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा रिलीफ्स हैं, सारे रिलीफ क्लेम कर लो या जितने भी करने, जो ओमिट कर लिए वो आप बाद में नहीं मांग सकते हो एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट से आपने इजाज़त लिया तो फिर आप कर सकते हो। इस रूल 2 के साथ जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं इस रूल के लिए, इस रूल 2 के लिए एक ऑब्लिगेशन, एक जो जिम्मेदारी होती है किसी बंदे की, एंड ए कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, और उस ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस के लिए जो कोलेटरल सिक्योरिटी होंगी, एंड सक्सेसिव क्लेम्स, और उसके बाद वाले जो क्लेम्स होंगे अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन, जो कि उसी ऑब्लिगेशन से अराइज हो रहे हैं, शैल बी डीम्ड रिस्पेक्टिवली टू कॉन्स्टिट्यूट बट वन कॉज ऑफ एक्शन। उनको ऐसा कंसिडर किया जाए कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रहे हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस एक बिल्डर था जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप मेरा घर बना दो, मैं और सिक्योरिटी के तौर पे उसको 20 लाख रुपए भी दे दिए। अब यहाँ पे वो बाद में अगर तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर देता है, थोड़ा सा घर बना के इनकार कर देता है, आगे फर्दर काम नहीं करता, तो आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। किस चीज़ का? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि ये घर बनाए। प्लस आप क्लेम कर सकते हो कि आपको जो सिक्योरिटी दी गई थी आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हो कि मुझे सिक्योरिटी वापस दिलवाई जाए। प्लस आप उसके साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो कि मुझे जो इसकी वजह से नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे डैमेजेस दिलवाए जाएं। सो ये जितनी बातें ये एक ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस से अराइज हो रही हैं। सो इन सारे क्लेम्स को आप एक ही सूट में कर सकते हो। आप बार बार आके ये नहीं हो सकता कि पहले आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया, फ़ाइल किया, उसके साथ आपने डैमेजेस भी मांग लिए, और बाद में जब वो सूट आपका डिक्री हो गया तो फिर आपने कहा कि नहीं जी अब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी मैंने ली नहीं थी इससे, मैं अब उसके लिए भी सूट फाइल करता हूँ कि मुझे 20 लाख भी मेरे दिलवाए जाएँ। भाई एक सूट में एक दफ़ा ही कर लो। इस पूरे रूल 2 का मकसद ये था कि आप एक ही सूट में जितने भी क्लेम्स पॉसिबल हैं वो कर लें जो कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन से अराइज़ हो रहे हैं, ताकि आपकी जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन है उसको रोका जा सके। जितने भी आपके क्लेम बनते हैं आप उसको एक ही सूट में क्लेम डाल दो। ये ना हो कि आपने पहले 5 लाख का किया है फिर जो रिमेनिंग 5 लाख थे उसके लिए अलहदा सूट फाइल कर रहे हो। सो इसको रोकने के लिए ये रूल 2 डाला गया है। अब इसके साथ जो इलस्ट्रेशन है इस रूल के साथ, अब उसमें ये बताया गया कि ए ने बी को एक घर दे दिया रेंट पे, और रेंट सालाना जो था वो 1200 रुपये डिसाइड हुआ। अब बाद में 1905, 6 और 7 3 साल तक उसने रेंट ही नहीं पे किया, तो फिर 1908 में जाके इन्हें सूट फाइल किया, और जाके उसने जो 1908 में जाके सूट फाइल किया उसमें ये क्लेम किया कि जी मुझे 1906 का जो साल का रेंट है ना 1200 रुपये वो दिलवा दो। अब वो सूट अगर डिक्री भी हो गया तो बाद में जाके ये नहीं कर सकता एक है फिर वो 1905 और 1907 का भी क्लेम करना शुरू कर दे। उसके पास ऑप्शन थी, वो
एक दफ़ा ही जब 1908 में उसने सूट फाइल किया था तो वो सारा ही क्लेम कर लेता कि मुझे 1905, 6, 7 का रेंट दिलवाया जाए। लेकिन चूंकि उसने 1 साल का क्लेम किया, 2 साल का उसने ओमिट कर दिया या रिलिंक्विश कर दिया, वट एवर, अब ये इलस्ट्रेशन में तो नहीं बताया, तो अब वो बाद में उसको क्लेम नहीं कर सकता। इस तरह खुद सोचें कि अगर उसने एक सूट फाइल किया 1905 के लिए, एक 6 के लिए और एक 7 के लिए, तो 3 सूट बन गए। क्या फ़ायदा, कोर्ट का भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, दोनों पार्टीज़ का भी टाइम लग रहा है। सो इस वजह से इसको रोकने के लिए ये रूल 2 था कि एक ही सूट में सारे क्लेम को आप इंक्लूड करो। रूल 3, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस, कि क्या एक सूट में एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन किया जा सकता है। देखिए, हमने ऑर्डर 1 में पढ़ा था कि जॉइंडर ऑफ पार्टीज़, कि एक सूट में एक से ज़्यादा पार्टीज़ को आपने ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस है कि एक सूट में एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो सब रूल 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, a plaintiff may unite in the same suit several cause of actions against the same defendant or the same defendants jointly। अब यहाँ पे दो बातें की गई हैं। देखें, एक पर्सन है ए, उसने बी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो यहाँ पे जो पहली बात की गई है कि ए अगर तो बी के अगेंस्ट काफ़ी सारी एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शंस अराइज हो रही हैं, तो ए अपने उस सूट में उन सारी कॉज ऑफ एक्शंस को मिला के बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। दूसरी बात ये की गई है कि अगर ए ने एक सूट फाइल करना है, बी, सी और डी 3 बंदों के अगेंस्ट उसने सूट फाइल करना है और एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शंस जॉइंटली अराइज हो रही हैं उन 3 के अगेंस्ट, तो वो उन सारी कॉज ऑफ एक्शंस को मिला के उन तीनों के अगेंस्ट एक ही सूट फाइल कर सकता है। फिर देखें, plaintiff may unite in the same suit several cause of actions against the same defendant। एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट काफ़ी सारी कॉज ऑफ एक्शंस को मिला के एक सूट फाइल किया जा सकता है। और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली, या अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो उन सब के अगेंस्ट अगर जॉइंटली सेवरल कॉज ऑफ एक्शंस बन रही हैं तो वो मिला के एक सूट फाइल कर सकता है। एंड अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, एंड एनी प्लेंटिफ्स, पहली हमारी जो एग्जांपल चल रही है उसमें ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है तो वो एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शंस को मिला के सूट फाइल कर सकता है। वहाँ पे प्लेंटिफ एक है, डिफेंडेंट एक भी हो सकता है, बी है या बी, सी, डी 3 है। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये बता रहे हैं कि अगर प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हैं, मसलन ए, बी, सी 3 प्लेंटिफ हैं, उन्होंने अगर डी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो वो जितनी भी कॉज ऑफ एक्शंस बनती हैं उन सब की वो सारों को मिला के एक ही सूट फाइल कर सकते हैं डी के अगेंस्ट। और दूसरी सिचुएशन जो नेक्स्ट बताई गई थी कि अगर ए, बी, सी ये प्लेंटिफ हैं, इन्होंने फॉर इंस्टेंस सूट फाइल करना है डी, ई, एफ, तो इन सब के अगेंस्ट जितनी भी कॉज ऑफ एक्शंस बनती हैं या जॉइंटली बनती हैं उन सब को मिला के एक ही सूट फाइल किया जा सकता है। एंड एनी प्लेंटिफ्स, एक से ज़्यादा, हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड, वो सारे उसमें जॉइंटली इंटरेस्टेड हों अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, ए, बी, सी, उन्होंने डी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है और सारे जॉइंटली इंटरेस्टेड हो उस कॉज ऑफ एक्शंस में तो वो सूट फाइल कर सकते हैं। और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली मे यूनाइट द सेम कॉज ऑफ एक्शंस इन द सेम सूट। तो दूसरी बात वही आ गई। देखें, अभी तक जो हमें इस ऑर्डर में समझ ये आ रही है कि आपने जो भी क्लेम्स करने हैं वो एक दफ़ा कर लो और जितने भी आपने रिलीफ मांगने हैं एक दफ़ा कर लो। जितने अब ये सब रूल 3 में ये कह दिए कि जितनी भी कॉज ऑफ एक्शंस बनती हैं एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, एक ही सूट में आप क्लेम कर लो ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को, लिटिगेशन को रोका जा सके। बार बार सेम पार्टीज कोर्ट में एक मैटर से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर सूट ना फाइल करें। सब रूल 2, where causes of action are united, the jurisdiction of the court as regards the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject matter at the date of instituting the suit। अब यहाँ पे pecuniary jurisdiction से बात कर रहे हैं। देखें,
फॉर इंस्टेंस ए से 10 लाख रुपया लेने हैं, बी से 20 लाख लेने हैं, सी से 30 लाख रुपया लेने हैं। कितने बन गए? 20, 30, 50 और 60 लाख रुपया बन गया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट की हम देखेंगे ना, या वो डिटरमिन होगी, वो इन तीनों अमाउंट्स की जो वैल्यू होगी उसकी एग्रीगेट को देखा जाएगा। ये नहीं कि उसको 60 लाख कंसिडर कर लिया जाएगा। उन तीन और जितनी भी वो वैल्यू है उसका एग्रीगेट देखा जाएगा, उस हिसाब से कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया जाएगा। सब रूल 4, ओनली सर्टन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि सारे को नहीं आपने, अब ये अगर देखें तो इसमें कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं इस रूल 4 में। नो कॉज ऑफ एक्शन शेल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शंस जो है उनको इकट्ठा नहीं किया जाएगा अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट, के कोर्ट से इजाज़त लेके तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। बी जॉइंट विद अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जनरल रूल जो हमें ये बता दिया गया है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर आएगा ना, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का मैटर आएगा, तो उसमें मुख्तलिफ कॉजेज़ ऑफ एक्शंस को ज्वाइन नहीं किया जा सकता। ये क्लियर कट कह दिया गया। नो कॉज ऑफ एक्शन शेल यहाँ पे मैंडेटरी है, अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट। एक एक्सेप्शन उन्होंने दिया कि अगर तो कोर्ट इजाज़त दे रही है, आपने उनसे इजाज़त ले लिया तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। बी जॉइंट विद अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो जनरल रूल यही है, जब रिकवरी आपने करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस सिचुएशन में, उस मैटर में आप मुख्तलिफ कॉजेज़ ऑफ एक्शंस को ज्वाइन नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे इसके आगे फर्दर सिचुएशन बता दी गई हैं कि जहाँ पे एक्सेप्शंस बता दी गई हैं जहाँ पे ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होता। वो कौन सी हैं? नंबर 1, क्लेम्स फॉर मजने प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ। पहली बात उन्होंने कह दी कि ये जो हमने जनरल रूल पढ़ा है ना, इसकी एक्सेप्शन ये है कि जब आपने मजने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट और आपने एरियर्स ऑफ रेंट अगर वो क्लेम करने हैं तो उस पे ये वाला जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, ये उसकी एक्सेप्शन होगी। आप सूट में मुख्तलिफ कॉजेज़ ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकते हो। बी, क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज़ हेल्ड। दूसरी बात कह रहे हैं कि जब आपने क्लेम करना है डैमेजेस फॉर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच अगर की गई है, उससे रिगार्डिंग अगर आपने सूट फाइल करना है और डैमेजेस क्लेम करने हैं, तो इस सिचुएशन में भी आप मुख्तलिफ कॉजेज़ ऑफ एक्शन को रिगार्डिंग दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए जो आप सूट फाइल कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसमें आप मुख्तलिफ कॉजेज़ ऑफ एक्शंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट वन, क्लेम्स इन विच रिलीफ सॉट इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि जो आपने क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, के अगर तो जो आपने क्लेम किया उनकी बेस पे जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुख्तलिफ कॉजेज़ ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें साथ एक प्रोवाइज़ो भी इस रूल 4 में दी गई है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडेम्पशन। अब ये दो यहाँ पे दो किस्म के सूट बता रहे हैं, फोरक्लोजर और रिडेम्पशन। देखिए, जब हम कोई मॉर्गेज वगैरह करवाई जाती है तो उसमें होता है फोरक्लोजर का सूट फाइल किया जाता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं, अगर कोई मॉर्गेज वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है तो इस सिचुएशन में वो पे अप नहीं कर रहा जो कोई भी उसने लोन लिया, तो फोरक्लोजर का सूट फाइल किया जा सकता है उस बैंक की तरफ से, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से। सेकेंडली, रिडेम्पशन का ये होता है कि अगर तो उसने अपना लोन पे अप कर दिया तो वो पर्सन सूट फॉर रिडेम्पशन फाइल करता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है इसको रिडीम करवाया जाए। सो इन दो सूट्स में provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgaged property। जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उससे रिगार्डिंग अगर सूट फॉर पोजेशन फाइल क्लेम किया जा रहा है तो वो आप कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे कह रहे थे कॉजेज़ ऑफ एक्शन को, जो मेन रूल 4 में बताई गई थी, कॉजेज़ ऑफ एक्शन को
इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसकी रिकवरी के रिगार्डिंग आप ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइज़ो में कह रहे हैं कि जब सूट फॉर फोरक्लोजर या रिडेम्पशन फाइल किया जाएगा तो किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रॉम आस्किंग, तो वहाँ पे वो साथ उसके पोजेशन भी क्लेम कर सकते हैं उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। ये कहा गया यहाँ पे आप ये भी क्लेम कर सकते हैं साथ। रूल 5 क्लेम्स बाई और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल ये रूल 5 है। नो क्लेम्स, देखें किसी भी प्रॉपर्टी का कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट हो सकता है, कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का किसी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है, कोर्ट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है, या तीसरे हैं लीगल एयर। इन तीनों, अब मैं अगर इसको समझाऊं तो इस रूल में ये कहा गया है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा या लीगल एयर होगा, इन तीनों ने अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है या इनके अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो इन दोनों सिचुएशंस में वो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सूट फाइल किया जा रहा है उसके साथ अगर पर्सनल कोई क्लेम भी है किसी पर्सन के अगेंस्ट इस एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर का, तो उनको वो मिक्स नहीं कर सकता। सेम लाइक अगर इनके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाना है किसी दूसरे पर्सन की तरफ से, तो वो जो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिसका वो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर है, इसके रिगार्डिंग जो क्लेम कर रहा है, जो सूट में क्लेम कर रहा है, इसके साथ वो पर्सनल अगर कोई क्लेम भी है उसका इस एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर का, तो उसको मिक्सअप नहीं कर सकता। ये डिफरेंट, आपने सेपरेट सूट फाइल करना है। यानी मेन जनरल रूल ये है कि एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर, उन्होंने अगर कोई सूट फाइल करना है या उनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया जाना है, तो उसमें जो क्लेम होगा उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सूट फाइल किया जा रहा है उस प्लेंटिफ इन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर की तरफ से या उनके अगेंस्ट किया जा रहा है, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई पर्सनल क्लेम भी किसी का बनता है तो उसको इसमें मिक्स नहीं किया जाएगा। देखें, नो क्लेम बाई और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर, दोनों बातें आ गई कि किसी भी किस्म का क्लेम करना है किसी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर ने या उनके अगेंस्ट किया जाना है, दोनों सूरतों में शैल बी जॉइंड विद द क्लेम्स बाई और अगेंस्ट हिम पर्सनली। तो जो उनके पर्सनल क्लेम है वो उनको ज्वाइन नहीं किया जाएगा उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो क्लेम है उनके साथ। ये जनरल रूल है। लेकिन किन सिचुएशंस में इनको किया जा सकता है वो आगे दो सिचुएशंस बताई गई हैं। नंबर 1, unless the last mentioned claims are alleged to arise with reference to the state in respect of which the plaintiff or defendant sues or is sued as an executor, administrator or heir। पहली बात, जो ये पर्सनल क्लेम किसी ने करना है, उसे एग्जीक्यूटर ने करना है या उसे एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर ने करना है, इन्होंने अगर किसी के अगेंस्ट पर्सनल क्लेम है उनका या इन पे सूट फाइल किया जा रहा है और जिसने करना है वो कोई उसका पर्सनल क्लेम है, वो सिंपल सी बात है कि वो उसी प्रॉपर्टी से, उसी जो स्टेट है उससे अराइज हुआ हो तो इस सिचुएशन में कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जीक्यूटर था, उसने जो स्टेट थी किसी पर्सन की उसको लीज आउट किया। अब वो टोटल जो लैंड थी वो 10 कनाल थी। फॉर इंस्टेंस, एग्जीक्यूटर ने डिसीज्ड की लैंड को अगर लीज आउट करना है तो वो टोटल 10 कनाल थी, जिसमें से 5 कनाल उसने लीज आउट कर दी किसी दूसरे बंदे को और 5 कनाल उसने अपने पास रख ली, अब खुद को लेसी बना लिया उसमें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर तो सूट फाइल करना है किसी थर्ड पर्सन ने उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो वो क्लेम कर सकता है, प्लस अगर ये वो उसके अगेंस्ट को पर्सनल क्लेम भी उस बंदे का बन रहा है तो अगर तो वो अराइज़ हो रहा है क्योंकि इसने 5 कनाल अपने पास भी रखी थी उससे अराइज़ हो रहा है, तो ये दोनों को मिला के वो एक सूट फाइल कर सकता है। अनलेस वो जो पर्सनल क्लेम है वो उसी प्रॉपर्टी से अराइज़ हो रहा हो तो फिर वो कर सकता है। दूसरी सिचुएशन, और एज सच एज ही वॉज एंटाइटल टू और लाइबल फॉर जॉइंटली विद द डिसीज्ड पर्सन होम ही रिप्रेजेंट्स। सो दूसरी सिचुएशन ये है कि वो पर्सनली भी उस जो डिसीज था जिसकी स्टेट का वो एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है या हेयर है,
उससे जॉइंटली भी अगर अराइज हो रहा हो तो इस सिचुएशन में भी वो कर सकता है। सो ये जो मेन रूल है, जो जनरल रूल है कि क्लेम्स को इंटरमिंगल नहीं किया जाएगा, उनको मिक्सअप नहीं किया जाएगा। पर्सनल क्लेम को उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो क्लेम किया जा रहा है एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हियर, उनके साथ मिक्सअप नहीं किया जाएगा। दो सिचुएशन में, अगर तो वो पर्सनल क्लेम जो है वो उसी प्रॉपर्टी से किसी तरह राइज हो रहा हो तो कर सकते हैं, या फिर वो जिस पर्सन की वो स्टेट है उसके साथ ये एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर जॉइंटली लायबल था तो इस सिचुएशन में किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रूल 6, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स where it appears to the court that any causes of action joined in one suit cannot be conveniently tried or disposed of together. The court may order separate trials or make such other orders as may be expedient. यहाँ पे ऑर्डर 6 सब रूल 6 में रूल 6 में ये बता दिया गया कि कोर्ट के पास ये पावर है, अगर तो एक सूट में डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ एक्शन, हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि उनको आप मिक्सअप कर सकते हो, कॉज ऑफ एक्शंस को जॉइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कोर्ट के पास पावर है कि अगर तो उसकी वजह से जो ट्रायल है उस पर कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, फॉर इंस्टेंस डिले हो रहा है, वो मैटर कोर्ट के लिए ये कन्वीनियंट है कि इन कॉजेज़ ऑफ एक्शन को सेपरेटली ट्राई करे, या किसी भी किस्म का कोई और ऑर्डर देना चाहे तो वो दे सकती है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक सूट में डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ एक्शन को जॉइन किया गया है तो कोर्ट उनको एक ही सूट में ट्राई भी करेगी। ये पावर रूल 6 में कोर्ट को दे दी गई है कि अगर वो अपनी कन्वीनियंस को उन्होंने देखना होता है, अगर उनको लगता है कि ट्रायल डिले हो रहा है या प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया जाएगा तो वो उनके सेपरेट ट्रायल भी कर सकते हैं। ये सारी पावर रूल 6 में कोर्ट के पास दे दी गई हैं। रूल 7, ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर। अब इस रूल 7 में ये बताया गया कि अगर मुख्तलिफ कॉजेज़ ऑफ एक्शंस को जॉइन करके एक सूट फाइल किया गया हो तो उससे रिगार्डिंग अगर किसी ने ऑब्जेक्शंस लेनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। All objections on the ground of misjoinder of causes of action shall be taken at the earliest possible opportunity, यानी जितना अर्ली पॉसिबल होगा अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहता है कि ये कॉजेज़ ऑफ एक्शन को जो ज्वाइन किया गया ये गलत ज्वाइन किया गया तो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे आप कर लो। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, या फिर मैक्सिमम जो आपके पास टाइम है वो जब इशू सेटलमेंट हो रही हैं तब आप कर लो, या उससे पहले जाके कोशिश करें अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे करें, या मैक्सिमम जो टाइम है कि इश्यूज़ फ्रेम होने तक आपके पास टाइम है तब तक कर लें, या उससे पहले आप ऑब्जेक्शंस जो भी आपने रेज़ करनी है आप कर सकते हैं। अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज़ सब्सिक्वेंटली अराइजन, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन कह रहे हैं कि अगर तो ये जो ऑब्जेक्शन की ग्राउंड है ये इश्यूज़ की सेटलमेंट के बाद लेटर स्टेज पे अराइज हो रही है तो इस सिचुएशन में एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। तो दूसरी बात ये कर दी गई है अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज़ सब्सिक्वेंटली अराइजन, या तो वो बाद में अराइज सब्सिक्वेंटली अराइज हुई है, एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। अगर आप फिर ऑब्जेक्शन फिर भी नहीं लेते हो तो फिर वो ये समझा जाएगा कि ये ऑब्जेक्शन आपने वेव कर दिया है। सिर्फ ये है कि अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे लो मैक्सिमम जब तक इशू सेटलमेंट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो उसके बाद राइज़ हो रही है तो आप तब भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने फिर नहीं ली तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने इसको वेव कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर 2, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्डर। अब इसमें जो बताया गया है कि लिटिगेशन को कम करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी आपके क्लेम्स बनते हैं वो आप एक सूट में कर लो, होल क्लेम को आपने करना है, उनको पार्ट्स में नहीं करना। जितने भी आपने रिलीफ करने हैं एक ही सूट में कर लो, ये नहीं कि एक रिलीफ एक सूट में उस फिर दूसरे के लिए नया सूट फाइल करो। प्लस फिर इसमें ये कहा गया था कि आप अगर कॉजेज़ ऑफ एक्शंस हैं तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ने बी पे सूट फाइल करना है और उसके अगेंस्ट अगर 3 कॉजेज़ ऑफ एक्शंस हैं बी के अगेंस्ट तो ए जो है वो 3 डिफरेंट सूट्स फाइल करे। यहाँ पे कह रहे हैं आप ए की सूट फाइल करके बी के अगेंस्ट ए जो है वो सारी कॉजेज़ ऑफ एक्शंस के उसमें मेंशन कर सकता है। सो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो केसेस है उसको रोकने के लिए ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो बताए गए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।